तो हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्शन बना लिया था और यूज़र से आने वाला जो डेटा है वो गेट कर लिया था, उसको हमने प्रिंट करा लिया था यहाँ पे, राइट। यहाँ तक का काम हो गया था। अब इस डेटा को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, उसकी क्वेरी लिखनी है। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए जो क्वेरीज हम लिखते हैं वो कनेक्शन पे ही हम चलाते हैं। वैसे दो तरह के यहाँ स्टेटमेंट होते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यूज़र और वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़। कितनी वैल्यू इंसर्ट करनी है? 3, 4। तो 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, इसको चलाने से हमें क्या रिटर्न होके आएगा? एक हमें मिलेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PS, है ना। तो हमने लिख दिया कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, ये वैल्यू हमारा इंसर्ट होगा। अच्छा, ये तो हमने क्वेरी लिखी कि भैया इंसर्ट कर दो टेबल नेम में, वैल्यूज़ क्या होगा मैं तुम्हें रन टाइम पे बताऊंगा। 4 क्वेश्चन मार्क मतलब रन टाइम पे बताऊंगा। तो PS डॉट करके हम अब करते हैं सेट वैल्यू। अब चूंकि सारी वैल्यूज हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, इसलिए हम यहाँ सेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। 1 मतलब 1 क्वेश्चन मार्क की पोजीशन हो गई, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3 क्वेश्चन मार्क की पोजीशन हो गई। तो ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे क्वेश्चन मार्क का पोजीशन हो गया। दूसरे में ईमेल चला जाएगा, तीसरे में फ़ोन चला जाएगा, अगले में पासवर्ड, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जाके इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू में सेट हो जाएगी। अब इसको डेटाबेस तक ले जाने के लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे चलाएंगे एग्जीक्यूट अपडेट। ये क्वेरी डेटाबेस में रिकॉर्ड को अफेक्ट कर देती है। अफेक्ट करते ही वहाँ से एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। अगर ये इंटीजर में 1 आ गया मतलब एक रिकॉर्ड इफेक्ट हो गया, तो यानी कि i इज ग्रेटर देन 0। इफ दिस i इज ग्रेटर देन 0, तो देन अब एक काम करा करो, क्लास लेवल पे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर करके यहाँ से प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहीं संभाल के रख लिया करो। प्रिंट राइटर PW। अब जहाँ जहाँ आपको PW को यूज करना है वहाँ यूज करो। जैसे मुझे यहाँ यूज करना है, हमने लिख दिया PW डॉट println, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर सक्सेस, और नहीं तो एल्स यहाँ पे हमने लिख दिया रजिस्टर फेल। या सब कुछ भी जो आपको लिखना है वो आप रजिस्टर फेल करके आना। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया लॉगिन रजिस्ट्रेशन का, मतलब ओनली रजिस्ट्रेशन का, सॉरी। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन ऑन जावा सर्वर चला देते हैं। भाई ये म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो सुमित? हैं? ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ नेम A दे देता हूँ, ईमेल A, फ़ोन नंबर यहाँ से ये दे दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 टाइम A दे दिया, कंफर्म पासवर्ड। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें मैसेज मिल गया रजिस्टर सक्सेस, और हमारा डेटा डेटाबेस में गया या नहीं गया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिख के हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा डेटा डेटाबेस में सक्सेसफुली जा चुका है। नेम के सामने नेम, ईमेल के सामने ईमेल, फ़ोन के सामने फ़ोन, पासवर्ड के सामने पासवर्ड। इस तरह से ये सारा डेटा जैसे हम चाहते थे बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चला गया। बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? यहाँ तक का ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया? यस। तो ये कितने लोगों ने ये सारा काम करके रखा था पहले से ही?
किसने नहीं किया था? सर मैंने किया। क्यों नहीं करना चाहिए था ना ये काम? और किसने कर सर दिया था? कर दूंगा सर, अब मैं करूंगा सर मैं अब। अच्छा, वीडियो अपलोडिंग चल रहा है ना, हो सकता हो। स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को सबको प्रॉपर? हाँ जी। हाँ दिख रही है सर, बट बहुत स्लो यानी चल रहा है स्क्रीन। हाँ, स्लो इस वजह से चल रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है। वो हो जाता है तो अभी सही हो जाएगा ये। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा दिया था। बट ये जो रजिस्ट्रेशन का कोड हमने लिखा है, इसमें कोई क्वेरी हो, एक बार देखो, एक एक लाइन, एक एक बिंदी का मतलब आप पूछ सकते हो मेरे से। एक बार देखिए ध्यान से। क्वेरी। देखिए देखिए, मैं बताता हूँ। तो जैसे ये जो स्टेप आपने लिखा, इसे आपने तो कहाँ से डेटा गेट किया? ये कि हमने सर HTML के टेक्स्ट फील्ड से। हाँ, स्टेप फॉर्म से डेटा गेट किया इससे, ठीक है। हाँ और ये जो लाइन है, इससे बन गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन, मतलब डेटाबेस कनेक्शन आ गया इससे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हमने चलाया, इसमें हमने ये कहा कि हमारा ये वैल्यू इंसर्ट कर दो डेटाबेस में, जो मैं तुम्हें रन टाइम पे बताऊंगा। वो वैल्यू हमारी यहाँ आई हुई है, तो हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे ये सारी वैल्यू सेट कर दी। लेकिन जब तक एग्जीक्यूट अपडेट नहीं चलता है, ये डेटाबेस में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये डेटा अभी बफर में ही रहता है, प्रोग्राम में ही रहता है। ये सेट करने का मतलब ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे डेटा है। एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया तो ये डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है, और वहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आ जाते हैं। अगर डेटा इंसर्ट हो गया है तो वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू अगर सपोज करो आ गई हमारे पास यहाँ पे 1, तो इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो गया। तो इसलिए मैंने आई ग्रेटर देन 0 चेक कर लिया, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, 1 होगा ही होगा। 1 रिकॉर्ड इफेक्ट होने पे 1 वहाँ पे आता है। उस केस में सक्सेस या फेल प्रिंट करा दिया। तो ये कहानी, ठीक है। अच्छा हाँ। अब आप क्या चाहते हो? अब आप चाहोगे ना किसी वेबसाइट में जब बंदा रजिस्टर हो जाए, तो रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद लॉगिन पेज पे हम अपने आप चले जाए ना। ये हाँ सर। मैसेज ना आए, लॉगिन पेज पे हम अपने आप पहुंच जाए, है ना। तो उस केस में क्या करोगे, बोलो? कुछ बता रहे थे एक दिन परवेज भाई, रिस्पॉन्स कुछ करके। बताओ भाई परवेज भाई। सर इवेंट हाँ सर। करेंगे। अगर मैं ये क्या चाहता हूँ सर? कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम अगले पेज पे पहुंच जाएं, हाँ, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो सर आपको वो करना पड़ेगा सर, इसी का इफ का इंसर्ट हो गया ना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आपको रीडायरेक्ट कर कीजिए या आप डिपार्चर कीजिए। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रीडायरेक्ट, रेस्पॉन्स रीडायरेक्ट। बिल्कुल सही बात ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो कि आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट, दूसरे से तीसरे सर्वलेट, या सर्वलेट से HTML पे जाना चाहते हो, तो सर्वलेट के अंदर 2 तरीके होते हैं इस काम के लिए। एक होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर और एक होता है सेंड रीडायरेक्ट। बिल्कुल सही बता रहे हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है और सेंड रीडायरेक्ट एक मेथड है। इससे हम कर सकते हैं ये। ये बताइए कि सेंड रीडायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर से क्या समझते हो? तो सेंड रीडायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये 2 अब नया टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक सर्वलेट के अंदर पढ़ा कि सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट कितने तरह से बनता है ना। गेट या पोस्ट मेथड क्या होता है, जेनरिक सर्वलेट क्या होती है, HTTP सर्वर। अच्छा, लाइफ साइकिल नहीं बताया मैंने आपको, वो बताऊंगा अभी, इसके बाद बता दूंगा। अब आप पढ़ने जा रहे हो 2 और टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर और एक सेंड रीडायरेक्ट। ये दोनों क्या होते हैं? ये तो एक इंटरफेस है,
और सेंड डायरेक्ट एक मेथड है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये जो रजिस्टर सक्सेस लिखा है ना, इसे हटा देता हूँ और इसके जगह पे बस यहाँ पे लगा देता हूँ। आप थोड़ा सा एक चीज़ है, रटिए नहीं, आप समझिए। आपने मान लीजिए इस एप्लीकेशन को रन किया है ना, मान लीजिए एप्लीकेशन रन होके आई, आपने डिटेल डाला और डिटेल डेटाबेस में जाके सक्सेसफुली स्टोर हो गया। तो एक बार इसको रन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको रन किया, रन ऑन सर्वर किया। रन ऑन सर्वर करने के बाद ये एप्लीकेशन रन होके आई है ना। आपने यहाँ पे अपना डिटेल डाला और डिटेल डालने के बाद ये आप क्या करते हो, यहाँ से ये क्या डालते हो, ये रिक्वेस्ट भेजते हो ना। जैसे आप, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से हमने ये सारा डिटेल भेज दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर को दे दी। ये रिक्वेस्ट मैंने सबमिट कर दिया और जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से हमें क्या रिटर्न होता है, यहाँ से आप रिस्पॉन्स रिटर्न होता है, सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम ये चाहेंगे कि सर्वर हमें ये रिस्पॉन्स ना दे। अगर ये रिस्पॉन्स आप चाहोगे तो यही आएगा, आप चाहते हो ये ना आए आपके पास रिस्पॉन्स। आपके पास रिस्पॉन्स क्या है, आपके पास रिस्पॉन्स के रूप में ये पेज ही ना आए, अगला पेज आ जाए। तो इसीलिए हमारे पास जो मेथड है वो रिस्पॉन्स इंटरफेस का है, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का है यहाँ पे ये, और ये HTTP सर्वलेट उसका चाइल्ड है। और उसी का मेथड है क्या, सेंड रीडायरेक्ट। तो सेंड रीडायरेक्ट जो मेथड है ये क्या कर रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है मेथड रिक्वेस्ट का है, रिस्पॉन्स का है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर रहे हो। और आप यहाँ पे पेज दे दीजिए कौन सा, index.html, दैट्स इट। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप जब यहाँ से सबमिट करोगे, इसको सबमिट करते ही आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा इंडेक्स पेज। देखना चाहते हो, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया इंडेक्स पेज, यानी कि आपका रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट हो गया। आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होते ही आपका रिस्पॉन्स यहाँ रीडायरेक्ट हो गया। दिस इज रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। तो सेंड रीडायरेक्ट एक मेथड है, किसका मेथड है, रिस्पॉन्स इंटरफेस का, और वो भी कौन से, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का। और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स उसका चाइल्ड इंटरफेस है, तो ये मेथड उसके पास पहुंच जाता है। और सेंड रीडायरेक्ट जो मेथड है ये करता क्या है, आपकी रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देता है। नहीं समझे आप, फिर से समझाता हूँ। आप इस रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके आप डेटा डालोगे और सबमिट मारोगे, तो सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स तो देगा ना, लेकिन आप वो सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं चाहते हो, आप रिस्पॉन्स कुछ और चाहते हो, आप रिस्पॉन्स कहीं और से चाहते हो। तो जहाँ से भी आप रिस्पॉन्स चाहते हो, एक काम करो, आप रिस्पॉन्स पे रीडायरेक्ट मेथड चलाओ और वहीं से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने कहा मैं रिस्पॉन्स फेसबुक से चाहता हूँ, तो आप फेसबुक का URL दे दोगे, फेसबुक पे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिस्पॉन्स में फेसबुक से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब जो HTML पेज, जो भी पेज यहाँ पे बताओगे वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड। तो जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड है ये करता क्या है, आपके रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट करता है जहाँ आप चाहते हो। अच्छा, उस केस में ये हमेशा और हमेशा नया रिक्वेस्ट और नया रिस्पॉन्स बनाता है। समझना ध्यान से, जब आप किसी HTML पेज पे डेटा सबमिट करके और यहाँ से सब कुछ कहानी लिख के आप सबमिट मारते हो, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट बनती है और उधर से सर्वर से एक रिस्पॉन्स आता है ना। लेकिन जब आपने सर्वलेट में सेंड रीडायरेक्ट यूज कर रखा है, तो सर्वलेट क्या करता है, एक नया रिक्वेस्ट और एक नया रिस्पॉन्स बनाता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपने रिक्वेस्ट करी सर्वलेट को और सर्वलेट ने रीडायरेक्ट कर दिया रिस्पॉन्स कहीं और। तो ये हमेशा नया रिक्वेस्ट और नया रिस्पॉन्स बना के आपको नया रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है।
और रिस्पॉन्स आपको इस सर्वलेट से ना आके इस रिडायरेक्ट यूआरएल जो भी आपने दे रखा है वहाँ से मिलता है। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि HTML पेज का ही आप यूआरएल दीजिए, आप अपने किसी सर्वलेट का दे दीजिए, है ना, किसी सर्वलेट का दे दीजिए, किसी वेबसाइट का दे दीजिए, जिसका भी दे देंगे वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा, राइट। तो मज़े की बात यह है कि जो सेंड रिडायरेक्ट मेथड होता है वो कहता है कि भाई मेरे ऊपर और मेरे नीचे कभी कोड मत लिखो। अगर आप मेरे ऊपर भी कोई कोड लिखोगे या मेरे नीचे भी कोई कोड लिखोगे तो वो कोड कभी चलने वाला नहीं है, वो कोड कभी नहीं चलने वाला है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर देता है, सॉरी रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर देता है। तो जहाँ पे वो रिडायरेक्ट हुआ है रिस्पॉन्स वहीं से मिलेगा, न कि ये वाला कभी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको और ये वाला कभी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो नेवर राइट अ कोड बिफोर सेंड रिडायरेक्ट एंड आफ्टर सेंड रिडायरेक्ट, क्योंकि जहाँ पे रिडायरेक्ट हुए हो वहीं से आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये सेंड रिडायरेक्ट मेथड का काम होता है। लेकिन सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है यार कि हमें आउटपुट रिडायरेक्ट नहीं कराना है ना। हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि यार हमें आउटपुट इसी सर्वलेट से ही चाहिए और इसी पेज पे ही चाहिए, ठीक है। और हमारे पास ऐसा कोई कंसेप्ट हो जो ये भी काम कर ले और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर ले, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी यूज करते हैं। तो फिलहाल सेंड रिडायरेक्ट के बारे में ये कुछ पॉइंट आप याद रखना कि ये कंटेक्स्ट के बाहर भी जा सकता है, इवन सर्वर के बाहर भी जा सकता है। आप जिस वेबसाइट का यूआरएल दे दोगे ना तो वहाँ पे भी चला जाएगा, वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया facebook.com, है ना, तो ये क्या करेगा, फेसबुक से आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये फेसबुक का ये पूरा जो यूआरएल है ये कॉपी कर लिया, है ना, और ये कोड में अपने लगा दिया यहाँ पे। तो अब हमें रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगी, इस फेसबुक पेज से मिलेगी। अब आप रजिस्ट्रेशन करो, आपको रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट करके कहाँ पे लेके जाएगा, फेसबुक पे लेके चला जाएगा। ये सारा यूजर रजिस्टर हो रहा है डेटाबेस में, ये बात आपको पता रहे, ठीक है। ये देखिए अब आपको कहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया, फेसबुक पेज पे आप चले गए। तो सेंड रिडायरेक्ट आउटसाइड द कंटेक्स्ट जाते हुए, और एक चीज़ और आप देखो ना, ऊपर का आउटपुट आया ना नीचे का आउटपुट आया, हमेशा नया रिक्वेस्ट और नया रिस्पॉन्स बनाता है। और ये सर्वर के बाहर भी जा सकता है, किसी दूसरे सर्वर दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट भी कर सकता है, राइट। लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर वहीं ये काम नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, इंटरफेस है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इंटरफेस है ये। रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है वो हमें कैसे मिलता है, जब हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पे भी ये कोड लिखते हैं। मैं कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। जब हम कोड लिखते हैं क्या, जब हम कोड लिखते हैं रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट का मेथड है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, है ना, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, राइट, ये मेथड है। तो ये मेथड आप जब चलाओगे ना, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड है, ये सर्वलेट रिक्वेस्ट से डेफिनेटली आई है। अब यहाँ पे उस रिसोर्स का नाम बताइए जहाँ आप जाना चाहते हो, मतलब जहाँ पे जाना है, जहाँ पे आना है, जो भी है, सर्वलेट का नाम, HTML का नाम, साइट का नाम, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर से चलाने से आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ऐसे रीडायरेक्ट क्या है, रीडायरेक्ट तो बहुत आसान है, लिखो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, काम हो गया। लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर में क्या है कि आप रिक्वेस्ट के ऊपर गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर चलाओगे
तब आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। यानी कि एक फैक्ट्री मेथड हो गया जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट दे रहा है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर अगेन मैं बता रहा हूँ इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा आपके पास। और फिर उसके ऊपर दो मेथड होते हैं, एक होता है इंक्लूड मेथड और एक होता है फॉरवर्ड मेथड। ये फॉरवर्ड और एक मेथड होता है इंक्लूड, rd.include। अच्छा, चाहे आप इंक्लूड मेथड यूज करो चाहे फॉरवर्ड मेथड यूज करो, दोनों में डिफरेंस तो होता है ना, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी होती है कि जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस होते हैं वो बदलते नहीं हैं। ये इसी रिक्वेस्ट और इसी रिस्पांस पे ही काम करता है, यही सेम रिक्वेस्ट और सेम रिस्पांस ही बदलता नहीं है। यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पांस बदलते नहीं हैं, एक ही रिक्वेस्ट और एक ही रिस्पांस आगे जाता है। तो अगर मैं यही सेम कहानी यहाँ करूँ और मतलब आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का फॉरवर्ड मेथड यूज कर लूँ और यही सेम प्रोग्राम चलाऊँ, तो आपको कोई अंतर नहीं नज़र आएगा। अभी आप देखिएगा तो आपको कोई अंतर नहीं नज़र आएगा। ये लीजिए, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, आपने यहाँ पे ये सब डिटेल डाल के और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करा तो आप किस पेज पे आ गए, इंडेक्स पेज पे, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो गई इंडेक्स पेज पे। तो यानी कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का फॉरवर्ड मेथड और सेंड रिडायरेक्ट तो एक ही तरह से हो गए, है ना। बस डिफरेंस क्या है कि सेंड रिडायरेक्ट में रिक्वेस्ट रिस्पांस नया बदलते हैं, है ना, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर के केस में ये वही सेम रिक्वेस्ट और सेम रिस्पांस को ही लेके आगे जाता है। आपने कहा कि फ़ायदा क्या, फ़ायदा यार ये अगर यही रिक्वेस्ट और यही रिस्पांस जा रही है तो मतलब इस रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा होगा वो भी उसके साथ होगा, उस पर फर्दर आप उसको गेट कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उस पर ऑपरेट कर सकते हो, जो मर्जी वो कर लो, ठीक है। और तो इसका मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर का फॉरवर्ड मेथड इज इक्विवेलेंट टू द सेंड रिडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये फॉरवर्ड मेथड बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे पेन की ज़रूरत पड़ी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ी, तो मैं गया तमाल से मांगने, भाई ज़रा मुझे पेंसिल दे दो यार। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो सर, आप ज़रा ये मेरे भाई के पास चले जाओ, कुलदीप के पास चले जाओ, वहाँ से पेंसिल आपको मिल जाएगा। तो मैं गया तमाल के पास, तमाल ने हमें फॉरवर्ड कर दिया और जो रिस्पांस मुझे मिला वो कुलदीप से मिला, समझना, डायरेक्ट रिस्पांस मुझे कुलदीप से मिल गया। तो ख़त्म कहानी, तमाल का कोई यूज ही नहीं है, दैट इज़ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के केस में एक होती है कॉलिंग रिसोर्स, एक होती है कॉल्ड रिसोर्स, है ना। कॉलिंग मैं हूँ और कॉल्ड जिसने बुलाया है। तो या कॉलिंग समझ लो कि मैंने कॉल किया तमाल को और तमाल ने फॉरवर्ड कर दिया कहीं और, तो वो जो कॉल्ड रिसोर्स है जो कॉल्ड करा गया था वो हमें रिस्पांस देता है। किस केस में, फॉरवर्ड के केस में, ठीक है। लेकिन इंक्लूड के केस में ऐसा नहीं होता है। अब उसका एक दूसरा सिनेरियो समझ लो कि अब अगर मैं पेंसिल मांगता हूँ तमाल से और तमाल ने कुलदीप से बोला कि ज़रा पेंसिल दे दो भाई, वो पेंसिल कुलदीप ने तमाल को दिया और फिर रिस्पांस हमें मिला तमाल से, कुलदीप से नहीं, तो उस केस में होता है इंक्लूड उसे बोलते हैं। आप इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड में डिफरेंस, सर्वलेट इंक्लूड और फॉरवर्ड ऐसे, इंक्लूड एंड फॉरवर्ड इन सर्वलेट, ठीक है। इमेजेस करके डालोगे आपको इंक्लूड और फॉरवर्ड में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका इंक्लूड मेथड, ये क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वलेट 1 को और सर्वलेट 1 ने क्या कर लिया, इंक्लूड मेथड कॉल कर लिया। यानी कि ये जो क्लाइंट है ये मैं हूँ और ये सर्वलेट 1 मतलब तमाल मान लो है, और इन्होंने कुलदीप को इंक्लूड कर लिया, मतलब कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी कि भैया ये चीज़ दे दो वो चीज़ दे दो, तो जो मिला हमें आउटपुट मिलेगा फाइनल रिस्पांस, वो देखो इंक्लूड करके मिलेगा। यहाँ रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये देखो फाइनल रिस्पांस इज जनरेटेड, यहाँ पे ये यहाँ से मिलेगा। और फॉरवर्ड के केस में क्या होता है, फॉरवर्ड के केस में ऐसा होता है कि ये हमारा क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट भेजी,
इसने कर दिया इनको, यानी कि तमाल ने कुलदीप को भेज दिया और कुलदीप से डायरेक्ट हमें आउटपुट मिल गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ जी सर, समझ गए। मतलब हैं? सर फॉरवर्ड में ऐसा है कि हमें एक एक जाना करके पड़ता है लेने। पूछोगे तो ज़्यादा मैं बता पाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मतलब फॉरवर्ड के केस में यूआरएल चेंज हो जाएगा और इंक्लूड केस में वही यूआरएल रहेगा सर जो पहला था। यूआरएल की बात खत्म करो, यूआरएल वगैरह तो बात की बात है यार, तुम फिर अगला चीज़ पूछने लगते हो। मैंने अभी जो बताया एक बात कि इंक्लूड के केस में ये होगा, फॉरवर्ड के केस में ये होगा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, तो वही बात ना हुआ सर, आपने जब नहीं, अभी रिस्पॉन्स बात की बात बाद में बताऊंगा, अभी अभी वो सब बात मैंने नहीं बताई है, हाँ सर, बताऊंगा। और बताओ, और कोई? सर इसका कौन सा सिनेरियो में यूज होता है ये सर, रिक्वेस्ट मतलब ये तो फॉरवर्ड समझ में आ गया नहीं? इंक्लूड फॉरवर्ड का यूज समझ में आ गया ना? तो बिल्कुल किसी भी एग्जाम्पल से देख सकते हो। सिनेरियो अगर आप देखोगे तो उसका सिनेरियो देखिए यहाँ पे एक बना के रखा गया है, ये भी देख सकते हो आप, कि जैसे कोई HTML पेज है, ठीक है, आपने यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड डाला और हमारी वैलिडेट सर्वलेट है। तो आप क्या चाहोगे कि जब यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट करो और वैलिडेट सर्वलेट क्या करे, चेक करे कि यूज़र वैलिड या इनवैलिड। अगर इनवैलिड है तो उस केस में आप चाहोगे कि ये पेज एज इट इज़ दिख जाए और यहाँ से कुछ मैसेज है जो इसके ऊपर दिख जाए ऐसे, यानी कि करंट पेज और साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मैसेज उसके साथ इंक्लूड होके आ जाए। और अगर ये हो गया इंक्लूड की कहानी, लेकिन अगर सही नहीं है तो वो फॉरवर्ड हो जाए। तो यहीं पे आप करके देख लो ना। इसको अभी फॉरवर्ड जैसे हमने यहाँ यूज कर लिया। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन के केस में हम आपको इंक्लूड का कहानी मतलब चला के दिखा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नया नहीं करना होगा, ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम गए लॉगिन सर्वलेट के पास, है ना, और यहाँ से हमने इस सारा कोड को पेस्ट कर दिया। अब लॉगिन के केस में हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास क्या था, ईमेल और पासवर्ड। तो ईमेल को गेट कर लिया, पासवर्ड को गेट कर लिया, सब कुछ सही है, वो सब कुछ वही है। अब यहाँ से इंसर्ट क्वेरी नहीं चलेगी, सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, है ना। तो हमने क्या किया, लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक, तो पहले पोजीशन पे ईमेल दे दिया, दूसरे पोजीशन पे पासवर्ड दे दिया। सब कुछ सही है। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड चलेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे कोई डेटा इंसर्ट नहीं करना है, मुझे बस क्वेरी चलाना है कि ये वैलिड है या नहीं। अगर ये वैलिड है तो ये रिटर्न करता है हमें रिज़ल्ट सेट। ठीक है, तो RESULT रिज़ल्ट सेट वेरिएबल में होल्ड कर लिया और चेक कर लिया कि इफ़ i.next मतलब i आगे जाता है तो मतलब यूज़र वैलिड है। तो अगर यूज़र वैलिड है तो उस केस में आप चाहोगे कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर के फॉरवर्ड मेथड से आप कोई वैलिड या कोई सर्वलेट बना लो, वेलकम सर्वलेट, जहाँ पे आप चले जाओ।
तो न्यू करके यहाँ से एक सर्वलेट बना लेते हैं, वेलकम सर्वलेट। ठीक है, तो वेलकम सर्वलेट पे आप पहुंच जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। बस यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं response.getWriter से प्रिंट राइटर आ जाता है, और प्रिंट राइटर से प्रिंट चला के वेलकम मैसेज बस यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, राइट। चलिए जी, ये हमारी वेलकम सर्वलेट है। तो अगर ये सब कुछ वैलिड है, अगर ये वैलिड है तो हम चाहेंगे कि ये वेलकम सर्वलेट पे फॉरवर्ड हो जाए, और अगर इनवैलिड है तो आप देखना किस केस में हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे देखिए, ये अगर वैलिड है तो वेलकम सर्वलेट पे पहुंच जाएगा, और नहीं तो इनवैलिड है तो उस केस में मैं चाहूँगा कि इफ दिस, अच्छा ये कोड यहाँ से हटा के अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर फिर से यहाँ पे चलाऊँगा, है ना। इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इनवैलिड के केस में रिक्वेस्ट डिस्पैचर चलेगा अगेन, और इस पे मैंने दे दिया इंडेक्स पेज का ही यूआरएल, index.html का यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया हमने इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड कर दिया, और इसके ऊपर यहाँ पे मैसेज दे दिया pw.println, और println जो हमने लगाया इसमें लिख दिया कि भाई यूज़र इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अब जब ये चलेगा तो आपको पता चलेगा। अब हमारे पास डेटाबेस में कौन कौन सा डेटा है ये हमें पता होना चाहिए। चलो, ईमेल aa@gmail.com है, इसका पासवर्ड 444 है। तो इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, लेकिन अभी यहाँ एरर है कुछ, हटा देते हैं। ठीक है, दोबारा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, रन ऑन सर्वर करेंगे, फिनिश कर देते हैं, रीस्टार्ट। ठीक है, यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका है, लॉगिन करने जा रहे हैं हम। तो हमारा ये ईमेल है, पासवर्ड है 4xA1234, ये वैलिड होगा तो वेलकम सर्वलेट पे पहुंच गया, वेलकम मैसेज आ गया। इनवैलिड अगर होगा तो ये देखिए, इनवैलिड के केस में क्या कह दिया, ये इनवैलिड के केस में फेल हो गया कुछ, नो ऑपरेशन अलाउड आफ्टर कनेक्शन क्लोज। ओके, कनेक्शन क्लोज हो गया था ना, फाइनली ब्लॉक में कनेक्शन क्लोज मार दिया था मैंने। ठीक है, तो इसी कनेक्शन क्लोज करना यही बड़ा दुखदाई हो जाता है। तो इसलिए पहली बार चलाओगे तो चलेगा, दूसरी बार इसलिए कनेक्शन वहाँ क्लोज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर दिया मैंने, अभी भी वही आ रहा है। कनेक्शन क्लोज हम कर ही क्यों रहे हैं, ख़त्म करोगे, ज़रूरत नहीं है। बताऊंगा इसको क्या इसका रीज़न है। ठीक है, और दोबारा इसको रन ऑन सर्वर कर देते हैं। भाई किसने म्यूट नहीं किया है ये बताओ पहले।
मुझे अलग से बोलना है, अगले बार जुर्माना लगा दूंगा, ये जान लेना। ठीक है, फाइन। ये देखिए इनवैलिड यूज़र ने पासवर्ड डाला, लॉगिन किया तो अच्छा, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि ये क्यों आया। इसके लिए मैं एक लाइन का कोड लिखूंगा, ये सही हो जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और इसमें लिखना होगा हमें text/html। ठीक है, तो ये सही चलने लगेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत देके लॉगिन करता हूँ ना, तो यहाँ इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, साथ में यही पेज आपको दिख गया, है ना। लेकिन अगर ये सब कुछ सही होता है तो ये आगे चला जाता है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हुआ क्या कि ये पेज तो था ही, साथ में किसी और पेज का रिस्पांस आपके साथ इंक्लूड होके मिला, समझे। तो ये है इंक्लूड, ये इंक्लूड के केस में ये आउटपुट और प्लस ये जिसको आपने इंक्लूड किया है उसका, दोनों को मिला के मिला। समझे या नहीं समझे तमाल? हाँ सर, समझ गया। समझ गए? तो ये होता है आपका इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड की कहानी।